वेलकम बच्चों, आपको आज ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यह बहुत जरूरी है। जैसे आपको कलेक्शन, आप लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप का कलेक्शन तैयार कर लीजिएगा, आप अपने अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपके जो मंथली एग्जाम्स हो रहे हैं या उनसे पहले हुए हैं या बाद में जो जो भी आगे होंगे, वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्मेट में आप लोग कुछ क्वेश्चन को मेंशन करके रखिएगा। वो जो है कि जो मेन एग्जाम होगा उसमें आपके लिए वह बेनिफिशियरी साबित हो सकता है। तो हम लोग कुछ प्रश्नों पर अगर विचार करते हैं तो देखते हैं कि आगे चल के कि कैसे कैसे इस प्रश्न का क्या जवाब हो सकता है। अगर उससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स वगैरह होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो आप केवल और केवल ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ज्यादा इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा नहीं है। जैसे अब लोग पहला नंबर सवाल आता है। पहला नंबर सवाल कह रहा है कि भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्टडीज अंडर जियोग्राफी। आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जल मंडल, हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, या इनमें से सभी। तो यह देखने से पता चल रहा है कि इसका आंसर जो है ये आपका ये हो सकता है। ठीक है, आपका आंसर जो है इनमें से सभी हो सकता है। इनमें से क्या है, सभी होगा। आपका आंसर क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की राजधानी है। बहुत ही इजी सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो जनरली सब लोग जान रहा होगा कि भारत की राजधानी जो है कि दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। ये आपका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये आपका दिल्ली होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि तीसरा सवाल है क्या है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो मानव भूगोल की शाखा है पॉपुलेशन ऑफ जियोग्राफी, अर्बन जियोग्राफी, इकोनॉमिकल जियोग्राफी, या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका जवाब आपका इनमें से हो जाएगा सभी। इसका जवाब आपका हो जाएगा इनमें से सभी। इसका क्या जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कृषि भूगोल में निम्न में से किसका पहलू का अध्ययन किया जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग एस्पेक्ट्स इज स्टडी इन एग्रीकल्चरल जियोग्राफी। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो कह रहा है कि लैंड यूज पैटर्न, भूमि उपयोग का प्रतिरूप, इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई करते हैं वो हो सकते, या कृषि समस्या एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या इनमें से सभी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पे यह सब हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, आप पांचवा सवाल की ओर बढ़ते हैं कि भूगोल वेता कार्ल रिटर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के रहने वाले थे। द जियोग्राफर कार्ल रिटर बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इनके बारे में कहा जाता है कि यह जर्मनी के रहने वाले थे। यह जो है जर्मनी के रहने वाले थे, या इनका संबंध जो है जर्मनी से है। तो आप देखते जाइए और अपना कॉपी में मेंशन करते चलिए। ऑब्जेक्टिव बहुत ही कमाल के चीज होते हैं। ऑब्जेक्टिव ही तुम आपको जो है ना कि आपका नैया जो है पार लगाएगा, इसलिए ऑब्जेक्टिव का ध्यान जो है बहुत बारीकी से देना है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में एक चीज बेनिफिट ये होता है कि आप मार दिए तो वो आपका हो गया और छोड़ दिए तो वो खत्म हो गया, उसमें कटने का सवाल ही नहीं है। यानी कि आप मार क्या है तो वह नंबर
मिलना ही मिलना है एनी हाउ, कैसे भी करके। तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगले सवाल को और हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला सवाल क्या कहता है, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक ना। तो अगला सवाल जो है आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे घनी आबादी वाला महाद्वीप कौन सा है। Which of the following is the world's most densely population continent? तो आप जो है कि पढ़े होंगे कि विश्व में सबसे बड़ा जो है महाद्वीप कौन सा है। तो यूरोप के बारे में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा उसका आबादी जो है कि बहुत ज्यादा मिलेगा। इसमें ना 42 या 44 के आसपास कंट्री तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यह एक लार्ज डेंसिटी है, यहाँ का जो भी घनत्व मिलेगा, पॉपुलेशन जनसंख्या जो है ज्यादा ज्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर चलते हैं भैया। अगला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कॉज ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन की क्लास में आपको बताया भी जा चुका है कि प्रवास का कारण क्या हो सकता है। तो हमने सीधा और सिंपल से बताया कि बहुत सारे अनेक कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो युद्ध की स्थिति भी अगर बनती है, अगर वार होता है तो वहां पर भी प्रवास के चांसेस रहते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, यूक्रेन में वार हो रहा है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो क्या हो रहा है, यूक्रेन में आपका वार हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग सुने होंगे कि वहां से वहां के जो जो लोग थे, जो बच्चे थे, पढ़ने वाले थे, यहाँ के जो भी आबादी थी, वह जो है कि कहीं ना कहीं वहां से भागने का प्रयास भी की थी। ऐसा आपको न्यूज में सुना गया होगा। तो अगर युद्ध की स्थिति बनता है तो उस समय भी प्रवास का संभावना दिखेगा। प्राकृतिक आपदा यानी कि नेचुरल जो डिजास्टर होगा वहां पर भी यह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर राजनीतिक अस्थिरता यानी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर जहां पे है, ठीक है, वहां पर भी प्रवास का मतलब वह कारण हो सकता है। यहाँ से लोग जो है कि क्या करेंगे, माइग्रेट कर जाते हैं, वहां से छोड़ देते हैं, वहां से छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। तो उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर आगे जाते हैं तो देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है कि पटना निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो जो भी बिहार के जो लोग रहने वाले होंगे उनको तो पता ही होगा कि पटना किस नदी पर बसा हुआ है। तो पटना जो है आपका, पटना इज सिचुएटेड अलोंग द बैंक ऑफ बीच ऑफ द फ्लोइंग रिवर। तो हम लोग कहेंगे भैया कि पटना आपका बस गया है गंगा नदी के तट पे बसा हुआ शहर है, गंगा नदी के तट पे बसा हुआ शहर है। देखिए या जो सोन नदियां भी आपको है, बिहार में सोन नदी भी बहती है, गंडक भी बहती है, पुनपुन भी बहती है, ठीक है। तो बिहार की जो नदियां हैं वो ये टोटल बिहार की ही नदियां हैं, लेकिन गंगा नदी के तट पर यानी कि गंगा के किनारे जो है पटना बसा हुआ है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे तो देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है, कि निम्न में से कौन एक घना बसा क्षेत्र है, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ डेंसली पॉपुलेटेड रीजन, ठीक है। तो अगर ऑप्शनों की अगर बात की जाए तो ऑप्शन आपका कह रहा है ए नंबर में कि नदी घाटी, रिवर वैली, मरुस्थल यानी कि डिजर्ट, ए एंड बी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो देखिए मरुस्थल में जो पॉपुलेशन है वह थोड़ा कम पाया जाएगा, ठीक है। डेजर्ट वाला जो भी है, जैसे इसको हम लोग ना रेगिस्तान बोलिए, ठीक है। तो ज्यादातर यहाँ पर आबादी जो है कि विरल पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा, विरल आबादी पाया जाएगा। तो विरल आबादी यानी कि आबादियों का स्वरूप जो है थोड़ा दूर दूर बसा हुआ मिलेगा, दूर दूर बसा हुआ मिलेगा, ठीक है।
तो इस तरीका से जब दूर दूर बसे हुए मिलेंगे तो वह विरल जनसंख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है घना आबादी, तो जो भी होगा यह नदी घाटी में ऐसी जो है कि आबादी जो है कि घना देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, यह क्यों मिलेगा कि जब भी दुनिया में जब मानव सभ्यता का विकास हुआ है तो मानव सभ्यता का विकास नदी के किनारे पर हुआ है। जहां पानी की अवेलेबिलिटी रहेगी, जहां वाटर की व्यवस्था रहेगा, ठीक है, वहीं पे मानव बसाव होंगे। जाहिर सी बात है कि जहां मानव बसाव ज्यादा होंगे वहां घनी आबादी होगी ही होगी, यह डेफिनेटली है। ठीक है, तो यह जो है कि यह ना हो करके यह जो है कि नदी घाटी होगा, यानी कि रिवर वैली। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, कि कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? कुल जनसंख्या और कुल भूमि के बीच के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं भैया? हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहेंगे, कह रहा है कि कुल भूमि के बीच और कुल जनसंख्या के बीच यह दोनों का अनुपात निकालना है। यानी कि एक जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, और वह जो है किसी क्षेत्र में, एरिया में वह निवास कर रहा है, यानी कि एक क्षेत्र में कितना आबादी रह रहा है। ठीक है, तो वो किसी क्षेत्र में किसी आबादी के रहना यह दर्शाता है कि वह उसका घनत्व क्या है। यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, 1 किलोमीटर की भूमि के दायरे में कितने लोग रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग ना घनत्व बोलते हैं भैया, घनत्व, या इसको हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में अगर बात करेंगे हम लोग, इसको हम लोग डेंसिटी बोलेंगे। इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर चलते हैं, तो पाते हैं हम लोग कि निम्न में से किस शहर में लौह इस्पात उद्योग है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड? तो कह रहा है ऑप्शन आपका कि बोकारो। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन आपका कह रहा है बोकारो। ठीक है, दूसरा कह रहा है जमशेदपुर। ठीक है, तो देखिए इन दोनों जगहों पर, ठीक है, इन दोनों जगहों पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश्ड हुआ है। जैसे बोकारो स्टील कंपनी है, जमशेदपुर में भी है। तो उसके हिसाब से योर राइट आंसर इज अ सी। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है क्या कह रहा है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? देखिए, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत में 4 अवस्था होता है कि हाउ मेनी स्टेजेस आर इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी। इसमें जो है भैया आंख मूंद के लगा देना है, 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। बाकी आपको 4 कैसे होते हैं वह जानना के लिए आप लॉन्ग वीडियो देखिए, ओपन माइंड ट्यूटोरियल में लॉन्ग वीडियो हमारा है, वहां पे आप इसको देख सकते हैं। इसको पूरा आप समझ सकते हैं कि जो स्टेजेज होंगे वो 4 कैसे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं हुए हम लोग अगर चलते हैं, तो सवाल है आपका कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर टू स्टे इज नॉन एज आई थिंक, या इसको हम लोग ना माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जा करके जो बसना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
तो उसको भैया लिंग अनुपात ना बोल सकते हैं, उसको ना आयु वर्ग बोल सकते हैं, ना ही उसको गलत बोल सकते हैं। यह कह रहा है बसना है रहना है, क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जा करके रुकना है, रहना है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो जाहिर सी बात है कि उसको हम लोग प्रवास बोलेंगे। एक जगह से आकर के कहीं बस जाइए, या एक जगह से जा करके कहीं कहीं से आकर के बस जाइए, या तो कहीं आप जा करके बस जाइए, दोनों जो है कि आपका प्रवास माइग्रेशन के अंतर्गत आता है। माइग्रेशन बताया जा चुका है आपको, आप लोग सब लोगों को, कि माइग्रेशन जो होता है आपका एक होगा इमिग्रेशन, पहला नंबर, ठीक है। अब दूसरा नंबर हो जाएगा आपका ई माइग्रेशन। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? ई माइग्रेशन, ठीक है। ये हो जाएगी ई माइग्रेशन। आपका इस सवाल का जवाब जो रहा, आपका इस सवाल का जवाब क्या है? आपका इस सवाल का जवाब है भैया प्रवास, ठीक है। आपका ये प्रवासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड की राजधानी है? ठीक है, धनबाद, झरिया, बोकारो, रांची, बताइए। तो इसका आंसर बहुत नॉर्मल है, इजी है, ठीक है। पढ़ेंगे तो इजी है, नहीं पढ़ेंगे तो इजी नहीं है, जाहिर सिंपल सी बात है, ठीक है। और एक बात, जैसे आप ना, इससे याद आया कि आप लोगों को राज्यों की राजधानियां जो है, ठीक है, आपको राज्यों की राजधानियां याद कर लेना है, ठीक है। राजधानियां जो है आप लोगों को याद याद कर लेना चाहिए, ठीक है। राजधानियां को आप लोग याद कर लीजिए, कौन से स्टेट के कौन सा कैपिटल है ये याद रहना चाहिए। आप 12th में चल गए, जब इतना भी नहीं याद रहेगा तो पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या डिमांड करता है हमसे, यही देखा जाए। निम्न में कौन जनसंख्या नियंत्रण का एक उपाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन? यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप खुद बताइए कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या करेंगे आप? फैमिली प्लानिंग करेंगे, ठीक है, यानी कि परिवार नियोजन करेंगे। तो इसके हिसाब से अगर कुछ अन्य फैक्टरों की बात कर ली जाए तो आप और क्या कर सकते हैं? तो आप ना जागरूकता फैला सकते हैं। क्या है? जागरूकता फैला सकते हैं, जागरूकता फैला सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या नियंत्रण के बहुत सारे मेथड्स हो जाते हैं, ठीक है। वो बायोलॉजी में पढ़ेगा ना तो बहुत सारे मेथड आपको बताए जाएंगे, जैसे हम लोगों का ना सुरक्षित यौन संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है। और सुरक्षित यौन संबंध के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग भाई? तो कंडोम वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में क्या बोलते हैं, महिलाओं द्वारा कुछ गोलियां भी ली जाती हैं, जैसे माला डी हो गया, मालायन हो गया। तो यह विभिन्न प्रकार के तरीके हो सकते हैं जनसंख्या नियंत्रण के। तो हम लोग जनरली इसको ना फैमिली प्लानिंग कह सकते हैं। फैमिली प्लानिंग से ही जनसंख्या को कम किया जा सकता है, उसको नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे बच्चे दो ही अच्छे, आपने बार बार स्लोगन सुना भी होगा कि बच्चे जो है हम दो और हमारे दो। इस तरीका से है, फैमिली प्लानिंग करना भी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, वो उनके शॉर्टेज आएंगे तो एक खलबली का माहौल भी क्रिएट होगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए फैमिली प्लानिंग मस्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है, ठीक है। तो भैया जब हम बात करते हैं तो हम लोग पहला स्थान पर आते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग जो है दूसरे स्थान पर आते हैं। हम लोग जो है
दूसरे स्थान पर आते हैं। पहला स्थान पर आपका चाइना आता है, ठीक है, पहला स्थान पर चाइना है। दूसरा स्थान पर हम लोग, हमारा बात कहा जा रहा है ये है, हम लोग किस स्थान पर है, हम लोग दूसरे स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कि भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल पर होता है। देखिए यह डिसाइड किया जा चुका है हमारे देश में कि भारत में जो भी जनगणने होंगे वह 10 वर्ष के होंगे, यानी कि 10 साल पर भारत में जनगणना कराया जाएगा, ठीक ना। यानी कि 10 साल के लिए जनगणना होता है, 10 साल पर होता है। तो हमारे देश में जनगणना जो है कि 2011 में, ठीक है, जनगणना 2011 में हो चुका है सेंसस, ठीक। जब 2011 में सेंसस हो चुका है, उसके अकॉर्डिंगली जो है कि 10 साल पर होता है, 2021 में होना चाहिए था, ठीक है, 2021 में होना चाहिए था। लेकिन एक बात बता दिया जाए आपको कि हमारे देश में अभी जनगणना नहीं कराया गया है। क्यों नहीं कराया गया है? कि इसके बहुत सारे रीजन रहे हैं, ठीक है, रीजन रहे हैं। तो उन रीजनों में अगर बात की जाए तो एक कोरोना पेंडेमिक आया था, ठीक है, कोरोना पेंडेमिक के कारण जनगणनाएं हमारे देश में नहीं हो पाई। 2011 में जनगणना के बाद 2021 का टर्म था और 2021 में होना था, लेकिन उस तरीके की स्थिति उस समय भयावह थी जिसके कारण हमारे देश में जनगणना नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि अब नया सरकार का फॉर्मेशन हुआ है, जनगणना फिर से कराई जाएगी और होगा ही होगा, क्योंकि किसी भी देश में अगर वहाँ की पॉपुलेशन के बारे में आपको आइडिया नहीं है तो आप डेवलपमेंट का जो खाका है उसको तैयार नहीं कर सकते हैं। किसको क्या चाहिए होगा वो हमको पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सेंसस मस्ट है, बहुत जरूरी है और ये सरकार को कराएगी ही। आगे जो हम लोग अगर बात करते हैं तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में जनगणना कितने सालों के अंतराल पर होता है। सो हमको लगता है कि फिर सवाल जो है कि वही रिपीट हो गया, ठीक है, सवाल आपका फिर वही रिपीट मोड में आ गया। तो आप सवाल आपका फिर रिपीट मोड में आ गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मेगा शहर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेगा सिटी, ठीक है। तो मेगा सिटी किसको बोलते हैं? मेगा सिटी जैसे बड़ा बड़ा जो बहुत बड़ा शहर है ना उसको ना हम लोग मेगा सिटी कहते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े शहरों को हम लोग मेगा सिटी कहते हैं। तो हमारे देश में बहुत बड़े शहरों की कैटेगरी में मुंबई है, दिल्ली है, चेन्नई है, ठीक है। यह यहाँ पर सब हो सकता है। मुंबई को हम लोग ना आर्थिक राजधानी बोलते हैं, ठीक है। मुंबई क्या है? आर्थिक राजधानी है। दिल्ली तो आपका राजधानी है ही, ठीक है, लेकिन इकोनॉमिकल कैपिटल इसको हम लोग मुंबई को बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक के मामले में चेन्नई जो है, ठीक है, बेंगलुरु, चेन्नई यह सब जो है कि बहुत आगे है, ठीक है। और यह बड़े बड़े शहर हैं, ठीक है, इनको हम लोग ना मेगा सिटी की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो आप तो उसके हिसाब से इसमें आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल क्या है? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा देर के लिए पीछे भी हटूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके रख भी सकते हैं बाद में नोट्स में मेंशन करने के लिए, ठीक है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर महाराष्ट्र में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ठीक है। तो आपका मुंबई जो है महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और आपका मुंबई जो है आपका मुंबई है, आपका पुणे भी है, आपका नागपुर भी है, ठीक है। तो
या तीनों जो है, तीनों ऑप्शन ए बी एंड सी या जो है कि महाराष्ट्र में ही है, स्टेट है महाराष्ट्र और यह उनके शहर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से भी आपका ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो सबसे जनसंख्या कम तो वैसे सिक्किम में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम में है, सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम में है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम में है। अगला सवाल है कि निम्न में कौन एक केंद्र शासित प्रदेश है? इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनियन टेरेटरी? यूनियन टेरेटरी कौन है? इनमें से यूनियन टेरेटरी कौन है? तो आपका चंडीगढ़ भी यूनियन टेरेटरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ आपका यूनियन टेरेटरी है। आपका लद्दाख भी यूनियन टेरेटरी है। लद्दाख अभी जो है ना कि जम्मू से, ठीक है, जम्मू कश्मीर से निकाल करके ना एक लद्दाख बनाया गया है। ठीक है, ठीक, जब 370 धारा हटा था, ठीक है, उस दरमियान ही उसको काट करके ना एक लद्दाख बनाया गया, जम्मू अलग बनाया गया और एक लद्दाख अलग बनाया गया, और उसमें लद्दाख को ना हम लोग यूटी के अंतर्गत ले लिए हैं, यानी कि यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, इसको ना हम लोग केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो उसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस इज अ राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या है? अगला है कि निम्न में से कौन जनसंख्या विकास के घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? निम्न में कौन जनसंख्या विकास के घटक हैं? जनसंख्या विकास के घटक की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कंपोनेंट की अगर बात करते हैं, तो जैसे जनसंख्या के लिए जन्म दर जिम्मेवार हो सकता है, मृत्यु दर जिम्मेवार हो सकता है, और आपका प्रवास भी जिम्मेदारी उतना ही रखता है जितना जन्म दर और मृत्यु दर रखता है। जैसे कैसे इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे जन्म जो है कि जनसंख्या को इनक्रीज कर सकता है। क्या है? जन्म जो है जनसंख्या को इनक्रीज कर सकता है, ठीक, इंक्रीज कर सकता है। मृत्यु जो है जनसंख्या को डिक्रीज जनसंख्या को घटाता है। ठीक है, जनसंख्या को इंक्रीज किया तो परिवर्तन, ठीक है, इंक्रीज किया तो परिवर्तन, डिक्रीज किया देन उसके भी परिवर्तन, और प्रवसन हुआ चाहे तो आया या तो गया, ठीक है, उसमें भी परिवर्तन। यानी कि क्या कर रहा है? जनसंख्या को परिवर्तित कर दे रहा है कि नहीं, बदल दे रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से उसके कंपोनेंट तीनों हो सकते हैं, यानी कि जनसंख्या के लिए। तो उसके हिसाब से डी इज अ राइट आंसर, ऑल ऑफ दिस। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल की ओर हम लोग प्रस्थान कर चुके हैं। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में कौन सी समस्या युवा पीढ़ी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज या आर एसोसिएटेड विथ यंगर जनरेशन? कह रहा है कि मादक पदार्थों की लत, अपराध, ए और बी दोनों। कह रहा है कि निम्न में कौन सी समस्या जो है, कौन सी समस्या जो है युवा पीढ़ी से संबंधित है? तो बताइए कि मादक पदार्थों की लत और अपराध, तो ए और बी दोनों हो सकता है, ठीक है, लेकिन यह डाउटफुल है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि युवा जो है वो मादक पदार्थ की लत में हो, ड्रग का एडिक्शन हो ही हो, वह क्राइम करे ही करे।
यह जरूरी नहीं है। और बुजुर्ग जो है, यह भी जरूरी नहीं है कि बुजुर्ग जो है कि मादक पदार्थ के लत में नहीं है या वो क्राइम नहीं कर सकता है। लेकिन अगर लॉजिकली बात की जाए तो यहाँ पर ए और बी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि चांसेस यहाँ पर ज्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मादक पदार्थों की लत यानी कि ड्रग एडिक्शन एंड क्राइम दोनों को आप जोड़ सकते हैं इसमें। आगे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। हमारा रुख अगली सवाल की ओर, राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष लागू हुई थी? देखिए भैया, राष्ट्रीय युवा नीति 2003 में लागू, ठीक है। ऐसे 1998 में ही मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा इस पे, मैं एक थोड़ा सा फैक्ट बताना चाहूंगा इस पे राष्ट्रीय युवा नीति के बारे में। जैसे देखिए, यह 2003 में लागू हुआ था। इससे पहले इसका शुरुआत जो है ना कि 1988 की बात है, 1988 में ही यह शुरू माना जाता है, ठीक है। लेकिन यह जो है नीति इस वर्ष से लागू किया जा चुका है, ठीक है, 2003 से। इसको उतारेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है? कि विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया? यानी कि भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समूह कौन है? तो अगर धार्मिक समूह की बात करें, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग बात करें, ठीक बात, अगर हम लोग किस चीज के हिसाब से बात करें, हम लोग अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें, ठीक है, हम लोग अगर पॉपुलेशन वाइज अगर बात करते हैं तो पाते हैं कि हिंदू कम्युनिटी जो है ज्यादा है, हिंदू कम्युनिटी की संख्या जो है ज्यादा है, इसलिए यह ग्रुप जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल नंबर 26, युवा जनसंख्या किस आयु समूह को कहते हैं? यानी कि विच एज ग्रुप इज कॉल्ड द यूथ पॉपुलेशन? आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिकॉज 14 से 60 वर्ष के अवस्था वाले जो भी लोग हैं उनको हम लोग यूथ की कैटेगरी में रखेंगे। यानी कि 60 कहने का मतलब है ना कि 14 के बाद, ठीक है, 14 के बाद और 60 के पहले की बात की जा रही है, ठीक है, 60 के पहले, यानी कि 60 से पहले और 14 के बाद, यानी कि इसके बीच में जो लोग होंगे ना वह यूथ, यूथ है, ठीक है, वह पॉपुलेशन क्या है? यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके हिसाब से ये आपका बी इज करेक्ट आंसर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा कारवां अब और आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा, ठीक है। सवाल कह रहा है कि आंतरिक प्रवसन कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन आर देयर? ठीक है, तो यह जो है भैया 2 प्रकार के होगा, ठीक है। यह 2 प्रकार के कैसे होगा कि जैसे आंतरिक प्रवसन हो सकता है या तो कंट्री के अंदर, किस चीज के अंदर? कंट्री टू कंट्री के अंदर हम लोग अगर बात करते हैं तो एक देश के अंदर हम लोग बात करते हैं तो हो सकता है जैसे गांव टू गांव या शहर टू शहर, शहर टू शहर, ठीक है। फिर है गांव टू गांव, गांव टू गांव हो सकता है, ठीक है, या गांव से शहर हो सकता है, या शहर से गांव हो सकता है। इसको अगर हम लोग ऐसे तरीका से क्रॉस करें तो
ठीक है, या दो तरफ से हो सकता है। आप जो है कि यह उतार लीजिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटरनल माइग्रेशन आर देयर, दो तरह के होंगे। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे? आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि मलिन बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अस्लम आर फाउंड इन विच रीजन, यानी कि मलिन बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मलिन बस्तियां जो है ना भैया, कि आपको शहर क्षेत्र में देखने के लिए ज्यादा मिलेगा। ठीक है, शहरी क्षेत्र में आपको ज्यादा मिलेगा। असलम, असलम जो है शहर क्षेत्र में ज्यादा मिलेंगे। स्लम बस्ती जो है, देखिए एक एक स्लम से एक बात याद आया कि स्लम डॉग मिलेनियर करके एक मूवी आया था। वो असलमों की, जो स्लम बस्तियों में जो लोग रहते हैं उनको दिखाने का एक प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले, यानी कि भारत में अगर सबसे बड़ा स्लम की अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यानी कि जो मलिन बस्तियों की बात करते हैं, तो आपका मुंबई में सबसे बड़ा है। ठीक है, मुंबई में सबसे बड़ा स्लम बस्ती देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जहां पर निर्माण के कार्य होंगे, ठीक है, तो वहां पर लोगों के लिए, जैसे मान लो कि जहां पर प्रोडक्शन की कामें हो रही हैं, वहां पे लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए। तो ज्यादातर लोग ना, जैसे हम लोग मलिन बस्ती बोलिए, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ी जो हम लोग बोलते हैं ना, ये अपनी पटना वाले साइड में जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जस्ट लाइक वो मलिन बस्ती ही है। ठीक है, तो शहरी क्षेत्र में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। राइट आंसर इज ए, अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे क्लीन करते हुए। ठीक है, ये रहा आपका क्लीन, और अगला रहा अगली सवाल की ओर हमारा रुख। अब अगली सवाल की ओर, सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा बहुत बेहतरीन तरीका से, कि जब कोई व्यक्ति जहानाबाद से मुंबई में रोजगार के लिए जाता है तो यह किस प्रकार का प्रवास है। ठीक है, कह रहा है कि व्हेन अ पर्सन गोज टू मुंबई फ्रॉम जहानाबाद फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट, देन व्हाट काइंड ऑफ माइग्रेशन इज दिस। कहने का मतलब है कि इसमें सेंस लगाइए कि जहानाबाद, एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, जहानाबाद। ठीक है, और वह जहानाबाद से जा कहा रहा है भैया, रोजगार हेतु मुंबई के लिए जा रहा है। तो यह तो प्रवास तो कर रहा है, इतना तो एकदम जाहिर सी बात है कि इसका माइग्रेशन हो रहा है। तो किस प्रकार के हो रहा है? क्या ग्रामीण ग्रामीण प्रवास हो रहा है, रूरल टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है, शहरी ग्रामीण प्रवास हो रहा है, अर्बन टू रूरल माइग्रेशन हो रहा है, या शहरी शहरी प्रवास हो रहा है, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन, या ग्रामीण शहरी प्रवास हो रहा है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको पता होगा कि अगर जहानाबाद जो है आपका ग्रामीण है या शहरी क्षेत्र है, तब आप इसका आंसर दे पाने में सक्षम होंगे, आप बेहतरीन तरीका से आंसर इसका दे सकते हैं। तो हमारे हिसाब से यह ग्रामीण टू शहरी प्रवास है। ठीक है, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन इसको हम लोग कह सकते हैं। देन बी इज अ राइट आंसर, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग अगली सवाल की ओर रुख करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भैया आप क्या कह रहे हैं बताइए तो, कि निम्न में से किस राज्य में ईसाई जनसंख्या अधिक है। देखिए, वैसे तो इन सभी राज्यों में यह है ईसाइयों की जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, तो उस ज्यादा के हिसाब से अगर बात करें तो ये सभी हो सकते हैं। ठीक है, या लेकिन इनमें भी अगर ज्यादा सबसे बात की जाए तो हम लोग मिजोरम की तरफ आते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो है आपका ये हो सकता है। ठीक है, यह है। अगला सवाल की ओर अब आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल क्या कहता है? ठीक है,
अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी भौतिक भूगोल की 200 का। यह जो है कि आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अलग अलग अपडेट जो है कि आपको देते रह जाएगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच।